नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पॉलिटी विषय पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हमने प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और उसके बाद में महान्यायवादी जो विषय था उसके ऊपर चर्चा की थी। उसके बाद आज हमारा विषय होगा संसद। संसद के बारे में इसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए क्या होगी? संसद होगी। संघ के लिए एक संसद होगी और ये संसद किस किस से मिलकर बनेगी? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। कहने का मतलब संसद के 2 सदन होते हैं, लेकिन 3 क्या होते हैं? भाग होते हैं, अंग होते हैं। अनुच्छेद 79 में स्पष्ट कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों को मिलाकर इसका क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा या ये बनेगी। संसद की बात है तो हम ये जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है या संसदात्मक शासन व्यवस्था है, ये हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। कहाँ से ग्रहण की है? इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से ग्रहण की है। और ये आपको पता है कि भारत में जो संसद है वो व्यवस्थापिका के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका ही भारत में संसद कहलाती है। आप यूँ कह सकते हैं व्यवस्थापिका का काम है कानूनों का निर्माण करना। कानून निर्माण करना। और भारत में जो संसद है वो भाग तो 3 है लेकिन द्विसदनात्मक है। 2 सदन है। द्विसदनात्मक। और ये व्यवस्था 1919 का जो अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से की गई थी। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था के बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसकी व्यवस्था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से की गई थी। संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है हमने इंग्लैंड देश से ग्रहण की है। और जो भारत में संसद है वो व्यवस्थापिका के रूप में भी जानी जाती है, जिसका काम भारत में कानूनों का निर्माण करना होता है। इसके भाई 3 अंग होते हैं, 2 सदन होते हैं संसद के। राष्ट्रपति हमने पढ़ ही लिया है, काफ़ी लंबा अध्ययन किया है राष्ट्रपति के बारे में, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद में राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा अनुच्छेद 81। लोकसभा हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्रमबद्ध रूप से राज्यसभा पढ़ेंगे। तो आज हमारा विषय होगा संसद, और संसद में हम पढ़ेंगे किसको? राज्यसभा को। राज्यसभा, इसके बारे में जो उल्लेख है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यसभा के संगठन संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा के बारे में आप ध्यान रखेंगे भाई, जिस प्रकार से ब्रिटेन में या इंग्लैंड में लॉर्ड सभा काम करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश में राज्यसभा कार्य करती है। तो इसके उपनाम आपको ध्यान में रखने होंगे। राज्यसभा के कई उपनाम है भाई, जैसे उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसके अलावा द्वितीय सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन। इसके अलावा राज्यों का सदन। वरिष्ठ सदन। और इसके अलावा स्थायी सदन। ये इसके अन्य उपनाम हैं भाई। राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से जान सकते हैं, द्वितीय सदन के नाम से जान सकते हैं, राज्यों का सदन क्योंकि ये
संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे राज्यों का सदन कहा जाता है। वरिष्ठ सदन, इसमें जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, राजनीति के गहरे जानकार होते हैं, उन लोगों को ज़्यादातर राज्यसभा में ही भेजा जाता है। वरिष्ठ या सभ्य सदन भी कहा जाता है, इनको सभ्य सदन के रूप में भी जाना जाता है। और स्थायी सदन यानी ये कभी टूटने वाला, भंग होने वाला, विघटित होने वाला सदन नहीं है, इसलिए इसको स्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इसके उपनाम हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का भाई हमारे देश में सबसे पहले बात करें, सबसे पहले राज्यसभा का गठन हुआ लोकसभा का, तो सबसे पहले राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था। और प्रथम बैठक इसकी कब हुई थी? तो 13 अप्रैल। प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था और 13 मई को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। अनुच्छेद 80 में इसकी जो संरचना है उसका उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? संरचना का। अब देखिए संरचना में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 80 में 3-4 पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं मुख्य रूप से। अनुच्छेद जो 80 है इसके 5 पार्ट हैं, वो पांचों पार्ट आप लोग जानने की कोशिश करें। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 ये पार्ट हैं संरचना के। तो इसमें किन किन बातों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में स्पष्ट रूप से पहले हम इसको देख लेते हैं क्या कहा गया है अनुच्छेद 81 में। तो अनुच्छेद 81 में जो बात कही गई है वो ये है कि राज्यसभा 12 मनोनीत सदस्यों प्लस 238 निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसका क्या होगा? गठन होगा। राज्यसभा का 12 मनोनीत सदस्यों और 238 निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। कहीं पर भी 250 शब्द का उल्लेख नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें। 250 जो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है इसका उल्लेख नहीं है। हम केवल इतना ही मानते हैं, 250 इसलिए मानते हैं क्योंकि 12 तो ये हो गए और 238 ये हो गए। अनुच्छेद 80 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्यसभा 12 मनोनीत सदस्यों और 238 निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर इसका गठन किया जाएगा या उनसे मिलकर इसका गठन होगा। 250 सदस्य संख्या का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। हालांकि हो सकता है अधिकतम, ये बात बताई गई है कि अधिकतम सदस्य संख्या इतनी होगी, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? वर्तमान में सदस्य संख्या तो ये है 245। वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 245। 245 किस प्रकार से है? तो 245 में आप इस प्रकार से देखें भाई, 245 जो आंकड़ा है हमारे पास किस प्रकार से आएगा? तो इसमें 233 ये तो कहाँ से आ रहे हैं भाई? राज्यों से। कहाँ से आएंगे? राज्यों से प्लस केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को साथ में देख लें आप। केंद्र शासित प्रदेश से 233 निर्वाचित सदस्य आ रहे हैं राज्यसभा में और 12 सदस्य ये मनोनीत हैं। 12 सदस्य क्या हैं भाई? मनोनीत हैं। तो इन 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा होते हैं?
राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय के गृह विभाग द्वारा इनका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है कि कौन से व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा, कौन से व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा। और ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये साहित्य विज्ञान साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र से ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो इनका जो प्रावधान है 233 वालों का, इसमें भी आपको विखंडन करना होगा भाई। 233 किस प्रकार से हैं, तो 229 तो कहाँ से हैं, राज्यों से, और 4 कहाँ से हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। 8 हो जाएंगे भी, जम्मू कश्मीर और जुड़ जाएगा भाई, अभी तक तो है नहीं लेकिन आप ध्यान रखें। 4 जो इधर हैं 229 में से इधर से फिर ये 4 निकालेंगे, 4 सदस्य जम्मू कश्मीर के, और ये किधर जुड़ेंगे, ये यहाँ पर जुड़ेंगे। तो 4 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे, 8। तो केंद्र शासित प्रदेशों से 8 हो जाएंगे और इधर बचेंगे, फिर 4 माइनस कर लेंगे तो 225 ही बचेंगे। कुल कितने बचेंगे, 225। ये जो प्रतिनिधि आते हैं इनका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(2) में है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनका प्रावधान कहाँ पर है, अनुच्छेद 80(2) में। इनके बारे में ये 229 जो राज्यों से सदस्य आते हैं, निर्वाचित सदस्य, इनका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(2) में किया गया है। 225 तो राज्यों से आएंगे, हालांकि अभी आ रहे हैं 229 जिसमें जम्मू कश्मीर के 4 शामिल हैं भाई। लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, तो और साथ में लद्दाख को भी दिया गया है, लेकिन लद्दाख से आगे भी कोई राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं आएगा, केवल जम्मू कश्मीर से आएंगे कितने, 4 सदस्य। तो अगर उनको निकाल देंगे तो इधर चले जाएंगे वो, और 4 पहले से ही हैं। ये जो 4 पहले से हैं उसमें 3 तो दिल्ली से, कहाँ से आ रहे हैं, 3 दिल्ली से आ रहे हैं, और एक कहाँ से आ रहा है, पुडुचेरी से, पुडुचेरी से आ रहा है। इस प्रकार कुल मिलाकर ये सदस्य संख्या आपकी कितनी हो जाती है, 233 हो जाती है। और ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं इनका जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में है, ठीक है। 12 सदस्य जो हैं इनका जो उल्लेख है आपको कहाँ पर मिलेगा भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में मिलेगा। इतनी बात हो गई। और संरचना की बात करें, वर्तमान में जो राज्यों से सदस्य आ रहे हैं, कुल कितने प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं, पहले हम इधर वाली बातें कर लेते हैं भाई, ये जो पार्ट है आपका, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अनुच्छेद 80 में क्या लिखा हुआ आपके सामने है, 82 में मैंने बता दी प्रतिनिधि जो आते हैं उनके बारे में, 83 में जो 12 मनोनीत सदस्य आते हैं उनके बारे में, 84 में क्या है, इनकी निर्वाचन विधि का उल्लेख किया गया है, किस प्रकार से राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होगा। तो निर्वाचन विधि आनुपातिक प्रतिनिधि, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, खुला मतदान प्रणाली है भाई, खुला मतदान प्रणाली। पहले गुप्त मतदान प्रणाली थी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत गुप्त मतदान प्रणाली रखा गया था, लेकिन आरपीए जो एक्ट था 1951 वाला उसमें संशोधन किया गया 2003 में, और गुप्त को हटाकर उसके स्थान पर क्या, खुली मतदान प्रणाली निर्धारित किया गया। तो राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है
वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक जो मतदान प्रणाली है, खुली मतदान प्रणाली, उसके आधार पर होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) में इसका वर्णन किया गया है। 80(5) में क्या वर्णन है? संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(5) में। ये ध्यान रखेंगे। आगे जो बातें हैं उसको डिटेल से हम नीचे देख रहे हैं भाई। यहाँ पर आपने देख लिया कि 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 245 हैं, 233 राज्यों से आ रहे हैं, जिसमें 229 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। 229 में भी आगे जाकर ये भाई अलग विभाजन होगा। 4 जम्मू कश्मीर वाले निकल जाएंगे, इसमें जुड़ेंगे केंद्र शासित में, और यहाँ बचेंगे केवल 225, और 4 जम्मू कश्मीर से, 3 दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से। ये सारे मिलकर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(3) में है, और गृह मंत्रालय के गृह विभाग के द्वारा इन 12 सदस्यों का निर्धारण किया जाता है कि किन व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाना है। जो व्यक्ति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान भारत के लिए दे चुके हों, ऐसे व्यक्तियों को भारत के गृह मंत्रालय के गृह विभाग के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उनको चुना जाता है। राष्ट्रपति फिर उनको राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। बात करते हैं हम राज्यों की, तो सर्वाधिक जो सदस्य संख्या है वो सदस्य संख्या कहाँ से आपको प्राप्त हो रही है भाई? राज्यसभा में सबसे ज़्यादा जो सदस्य संख्या है वो कहाँ कहाँ से? तो सबसे ज़्यादा यूपी से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से कितने? 31 सदस्य। कितने सदस्य? 31 सदस्य राज्यसभा में आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। दूसरा नंबर आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से हैं 19। उसके बाद में तमिलनाडु, सारे ही देख लेते हैं हम। तमिलनाडु से 18। उसके बाद में पश्चिम बंगाल और बिहार, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन दोनों से 16-16। उसके बाद में कर्नाटक से 12, कर्नाटक से 12 सदस्य राज्यसभा में आते हैं भी। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, इन तीनों से बराबर आते हैं। 11-11 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 11-11 सदस्य। हमारा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान और ओडिशा, इन दोनों से बराबर आते हैं 10-10 सदस्य। और केरल से सदस्य आते हैं कितने? 9। और बात करें सदस्यों की तो पंजाब, असम, तेलंगाना, पंजाब, असम और तेलंगाना, ये जो राज्य हैं तीनों से बराबर आते हैं भाई सदस्य, जिनका प्रतिनिधित्व बराबर है। 7-7 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। कहाँ? राज्यसभा में पंजाब, असम और तेलंगाना से। उसके बाद में झारखंड से राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो 6। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इनसे बराबर हैं 5-5 सदस्य। छत्तीसगढ़ और हरियाणा कितने थे सदस्य आएंगे यहाँ से? 5-5। जम्मू कश्मीर से आपने देख ही लिया 4 सदस्य। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों से 3-3 सदस्य आते हैं। और शेष जो राज्य बच गए, शेष राज्यों में प्रत्येक से 1-1। आपके जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, एक आपका जो छोटा राज्य है गोवा, उन प्रत्येक से राज्यसभा में 1-1 सदस्य आता है। तो ये सदस्य संख्या भी आपके जेहन में रहनी चाहिए। अमूमन कई बार चुनाव होते रहते हैं भाई, और सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 7 है, 16 है, कुछ भी दे दे, या सीधा पूछ ले पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में कितने सदस्य आते हैं, तो 16। यह आपके ध्यान में रहना चाहिए, और कोई विशेष बातें यहाँ तक नहीं है भाई। ये इसकी संरचना थी राज्यसभा की। उसके बाद में आगे हम चलेंगे
तो आगे निर्वाचन की बात कर रहे हैं भाई। निर्वाचन किस प्रकार से निर्वाचन होता है? 84 राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन विधि अनुच्छेद 84 में इसका उल्लेख किया गया है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व खुली मतदान प्रणाली और जो राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन करता है, निर्वाचक मंडल कह सकते हैं आप, निर्वाचक मंडल कौन सा है ये भी ध्यान रखें आप। निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका क्या होता है भाई? चुनाव होता है राज्यसभा सदस्यों का। राज्य विधानसभाओं की जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य, उनके द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व खुली मतदान प्रणाली। ठीक है, खुली मतदान प्रणाली ये नहीं थी पहले, गुप्त मतदान प्रणाली थी। आरपीए एक्ट था, आरपीए एक्ट 1951, उसमें संशोधन किया गया। कब? 2003 में संशोधन किया गया और उसमें खुली मतदान प्रणाली, ये जो शब्द है खुला, ये जोड़ा गया था भाई। ये आपको ध्यान में रखना है। तो निर्वाचन किस प्रकार से होता है राज्यसभा सदस्यों का, ये आपको ध्यान में रखना है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो खुली मतदान प्रणाली है उसके आधार पर, और इसका जो निर्वाचक मंडल होता है वो राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोटर्स के रूप में काम करते हैं, निर्वाचक मंडल के रूप में काम करते हैं। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों की बात है भाई। संघ शासित प्रदेशों की के सदस्यों का निर्वाचन, उसका उल्लेख यहाँ नहीं है। संघ शासित प्रदेशों के सदस्यों का निर्वाचन, इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आरपीए एक्ट 1951 में किया गया है कि संघ शासित प्रदेशों के जो सदस्य हैं उसका निर्वाचन की जो विधि है, निर्वाचन विधि, इसका जो निर्धारण है वो संसद करेगी। निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है भाई? संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। और संसद ने इसके लिए कौन सा अधिनियम पारित किया है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। और इसके अंतर्गत संघ शासित प्रदेशों के जो सदस्यों, राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो राज्यों के समान ही होता है, राज्यों के समान ही। वही विधि जो राज्यों में काम में ली जाती है वही केंद्र शासित प्रदेशों में ही काम में ली जाती है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। यह आपको ध्यान में रखना है। यानी इनका उल्लेख नहीं है केंद्र शासित प्रदेशों का भारतीय संविधान में, लेकिन जो निर्वाचन विधि है इसका निर्धारण, यानी किस प्रकार से सदस्य जाएंगे, इसका निर्धारण संसद करेगी। और संसद ने इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तय किया है। और केंद्र शासित प्रदेशों से भी राज्यसभा सदस्य उसी प्रकार से चुने जाते हैं जिस प्रकार राज्यों से चुने जाते हैं। वही विधि काम में ली जाती है केंद्र शासित प्रदेशों में भी। यह आपको ध्यान में रखना है। और कोई विशेष बातें मेरे ख्याल से यहाँ आपके सामने नहीं आएंगी। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। निर्वाचन संरचना हो गई, निर्वाचन हो गया। उसके बाद में देखते हैं हम राज्यसभा सदस्यों की योग्यता। राज्यसभा सदस्यों की योग्यता इसका उल्लेख है भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में। उल्लेख अनुच्छेद 84 में।
उल्लेख अनुच्छेद 84 में है। राज्यसभा सदस्यों की क्या योग्यता होगी? तो योग्यता के बारे में जो प्रावधान करता है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 है। इसमें योग्यता बताई गई है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता है कि वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 30 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो। यानी उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है भाई, 30 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा इसकी जो शपथ का प्रारूप है तीसरी अनुसूची में, शपथ का प्रारूप कहाँ है? तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में होना चाहिए। शपथ का प्रारूप किसमें? तीसरी अनुसूची में। और अन्य जो योग्यताएं हैं उसका निर्धारण संसद करेगी। कोई भी योग्यताएं अगर निर्धारित करनी हो उसका निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। अन्य योग्यताओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। तो राज्यसभा सदस्यों के लिए ये योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखेंगे 30 वर्ष की। शपथ का प्रारूप कहाँ उल्लेखित होना चाहिए? तीसरी अनुसूची में उल्लेखित होना चाहिए। अन्य कोई योग्यताएं अगर निर्धारित की जाती हैं तो सारी जिम्मेदारी किसकी है भाई? संसद की। संसद कानून बनाएगी और उस प्रकार इनकी योग्यताओं का निर्धारण किया जाएगा। योग्यता का जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में किया गया है। उसके बाद में योग्यता के बाद में आप देखेंगे भाई इनकी शपथ। शपथ, राज्यसभा सदस्यों की शपथ, इसका जो प्रावधान है उल्लेख है वो अनुच्छेद 99 में है, अनुच्छेद 99 में। और शपथ का जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में। और शपथ इसके अलावा जो चुनाव लड़ता है उम्मीदवारी फोरम आता है उसमें भी शपथ आती है भाई। उम्मीदवारी फोरम में शपथ होती है। जो चुनाव लड़ता है उम्मीदवारी फॉर्म भरा जाता है तो उसका जो उम्मीदवारी फॉर्म होता है उसमें भी शपथ का प्रारूप आता है, उसको भरना पड़ता है उम्मीदवार को। और इसके अलावा शपथ तीसरी अनुसूची में उल्लेखित इसकी मानी गई है। उसके बाद में शपथ का जो प्रारूप है राज्यसभा सदस्यों का, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में किया गया है। अब देखिए किस प्रकार से शपथ वही है भाई, जैसे मैं मुख ईश्वर की शपथ लेता हूं या ईश्वर की शपथ नहीं ले तो सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की प्रभुता और अखंडता, इसको क्या रखूंगा? अक्षुण्ण रखूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा। ये प्रावधान 16वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों के आधार पर तीसरी अनुसूची में जो भी पदाधिकारी हैं उसकी सबकी जो भी शपथ है उस शपथ में ये शब्द और जोड़ा गया था, ये लाइन और जोड़ी गई थी, भारत की प्रभुता और अखंडता को क्या रखूंगा? अक्षुण्ण रखूंगा। ये होता है। और जब चुनाव, ये उम्मीदवारी फोरम में भी इसी प्रकार की क्या होती है? शपथ होती है। लेकिन जब विजयी हो जाता है चुनाव में जीत के बाद में, इसमें एक लाइन और जुड़ जाती है जीत के बाद में कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा और मुझे जो कार्य सौंपे जाएंगे उनका मैं श्रद्धापूर्वक, उन कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक क्या करूंगा? निर्वहन करूंगा। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। विशेष रूप से आप ये बात ध्यान में रखें, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। और
आगे यानी करने का मतलब जो विषय मुझे सौंपे जाने वाले हैं उनका मैं श्रद्धापूर्वक उन कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ये भी शपथ में ही आता है। अनुच्छेद 99 में राज्यसभा सदस्यों की शपथ का प्रावधान किया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब शपथ में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई, निर्वाचित सदस्यों को और मनोनीत सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? निर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? तो या तो दिलाएगा राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा, या तो राष्ट्रपति स्वयं दिलाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा निर्वाचित सदस्यों को क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। और अमूमन राष्ट्रपति वर्तमान में ये जो जिम्मेदारी देता है वो किसको देता है भाई? सभापति को। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? सभापति। और मनोनीत सदस्यों को स्वयं राष्ट्रपति दिलाते हैं भाई। मनोनीत सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये ध्यान में रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। कोई मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सदस्य अपना त्यागपत्र भी फिर देना हो तो किसको देंगे भाई? सभापति को ही देंगे। किसको देंगे? सभापति को देंगे। सभापति नहीं है तो उपसभापति को देंगे। यह आपको शपथ के बारे में ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 99 में प्रावधान किया गया है। और उसके बाद में कार्यकाल और देखें आप। कार्यकाल, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। तो कार्यकाल इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 83 में है। अनुच्छेद 83 में कार्यकाल का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 83 में है। अब देखिए विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखेंगे, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक क्या है भाई? स्थायी सदन। स्थायी सदन अर्थात इसका कभी विघटन नहीं होता, कभी भंग नहीं होती है राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है, तो कार्यकाल भी नहीं होगा। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसमें लिखा हुआ है कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है भाई? 6 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 83 में 6 वर्ष लिखा हुआ नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। और 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष से, प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनके स्थान पर नए सदस्यों का क्या होगा? निर्वाचन होगा। तो ये लाइन भी आपको ध्यान में रखनी है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। अनुच्छेद 83 में ये बात लिखी हुई है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। 83 में नहीं लिखा हुआ है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लिखा हुआ है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद हट जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। ठीक है, ये कार्यकाल से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी और कोई विशेष बात नहीं है भाई। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कार्यकाल हो गया, उसके बाद में वेतन जो संसद निर्धारित करती है वो वेतन मिलेगा। त्यागपत्र राज्यसभा के जो सदस्य हैं राज्यसभा सभापति को देंगे, यानी जिस सदन में जाएंगे उसके मुखिया को ही अपना क्या देंगे? त्यागपत्र देंगे, क्योंकि शपथ जो दिलाता है उसी को क्या देंगे ये लोग? अपना त्यागपत्र देंगे। योग्यता हो गई, निर्वाचन हो गया, कार्यकाल हो गई, शपथ हो गया और कोई विशेष बातें नहीं है भाई। उसके बाद में प्रमुख पदाधिकारी देख लेते हैं। प्रमुख पदाधिकारी, राज्यसभा में प्रमुख पदाधिकारी कौन आते हैं? प्रमुख पदाधिकारी, तो प्रमुख पदाधिकारी
आते हैं भाई। एक तो आता है राज्यसभा सभापति, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा सभापति आता है एक तो। एक नंबर 2 पर आता है उपसभापति, उपसभापति। इसके अलावा और बात करें तो राज्यसभा में एक होता है महासचिव, राज्यसभा महासचिव। एक होता है राज्यसभा का नेता, राज्यसभा का नेता। और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। ये कुछ प्रमुख पदाधिकारी आते हैं राज्यसभा में जो आपको ध्यान में रखने हैं। सभापति, उपसभापति, राज्यसभा में महासचिव होता है, जो सचिवालय होता है उसका प्रमुख होता है महासचिव। और जो समस्त प्रशासनिक कामकाज होते हैं राज्यसभा के वो महासचिव के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं, सचिवालय द्वारा संपादित होते हैं, जिसका मुखिया महासचिव होता है। वर्तमान में देश दीपक वर्मा राज्यसभा के क्या है भाई, महासचिव है। राज्यसभा का एक नेता होता है और राज्यसभा में एक विपक्ष का नेता होता है। तो इनके बारे में आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये कौन कौन पदाधिकारी हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आप राज्यसभा महासचिव देख ही चुके हैं। वर्तमान में कौन है भाई, देश दीपक वर्मा, देश दीपक वर्मा। सदन की समस्त प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अंजाम देने का कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है। उसका प्रमुख कौन होता है, महासचिव होता है। राज्यसभा का नेता वर्तमान में कौन है भाई, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। और विपक्ष का नेता कौन है, तो वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष का नेता है गुलाब नबी आज़ाद, गुलाब नबी आज़ाद, गुलाब नबी आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। वर्तमान में है ये। वर्तमान में अगर बात करें राज्यसभा में प्रथम जो नेता था वो कौन था, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। और जो राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है ये प्रथम कौन था, तो ये था श्याम नंदन मिश्र, श्याम नंदन मिश्र, श्याम नंदन मिश्र राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। प्रथम राज्यसभा के नेता थे एन गोपाला स्वामी अयंगर। और वर्तमान की बात करें तो थावरचंद गहलोत राज्यसभा के नेता हैं और गुलाब नबी आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष का जो नेता है इसका जो दर्जा है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये दर्जा दिया गया था 1969 में। पहली बार लोकसभा में या राज्यसभा में विपक्ष के नेता का जो दर्जा है वो कब दिया गया, 1969 में। और 1977 में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, कैबिनेट मंत्री का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पहली बार विपक्ष के नेता को 1977 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था और 1969 में विपक्ष के नेता का पद निर्धारित किया गया था। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं, कुछ प्रमुख पदाधिकारियों से संबंधित। प्रमुख पदाधिकारी में नंबर 1 और 2 सभापति और उपसभापति आते हैं भाई। तो इनको हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सभापति। सभापति, तो सभापति का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में, अनुच्छेद 89 में है। सभापति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। यानी पद पर रहते हुए किसी दूसरे पद को ग्रहण करना ये कहलाता है पदेन। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा भाई, पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 89(1) में ये बात कही गई है।
ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये विशेष बात है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका प्रमुख होता है। फिर भी उसका क्या होता है? प्रमुख होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी उसका क्या होता है भाई? प्रमुख पदाधिकारी या प्रमुख सभापति, प्रमुख अध्यक्ष के रूप में आप जान सकते हैं किसको? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 89(1) में ये बात कही गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बात अनुच्छेद 64 में भी कही गई है, अनुच्छेद 89(1) में भी कही गई है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तो प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति, ये तो आप आसानी से कह सकते हैं। प्रथम सभापति, वर्तमान सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति यही थे भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसके अलावा वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं आप बता देंगे वेंकैया नायडू। ये वर्तमान में राज्यसभा के क्या हैं? सभापति हैं। ये सभापति के बारे में आपको ध्यान में रखना है। सभापति का कामकाज क्या होता है भाई? सदन की समस्त कार्यवाहियों का संचालन करना सभापति का ही काम होता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, सदन से संबंधित जितनी भी जो गतिविधियां होती हैं वो सभी के ऊपर जो नियंत्रण रखने का काम करता है वो सभापति ही करता है। उसके बाद में एक पद होता है सभापति के बाद में उपसभापति। क्या होता है? उपसभापति। उपसभापति, उपसभापति इसका जो निर्वाचन होता है सदस्यों में से। निर्वाचन कहाँ से होता है? सदस्यों में से। राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों में से इसका क्या होता है? निर्वाचन होता है। ये बात अनुच्छेद 89 सब क्लोज 2 में है भाई। उपसभापति का जो निर्वाचन होता है वो सदस्यों में से होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(2) में बात कही गई है। और जो उपसभापति होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि सभापति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है भाई? 5 वर्ष। और सभापति अपना जो त्यागपत्र देते हैं वो किसको देते हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति को। किसको देते हैं भाई? राष्ट्रपति को। ये विशेष बात है, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और ये अपना जो त्यागपत्र है वो किसको संबोधित करते हुए देते हैं? तो ये आप बताएंगे सभापति को। किसको देते हैं भाई? सभापति को। सभापति को अपना त्यागपत्र देते हैं। और इसके अलावा अगर इनको पद से हटाना हो तो राज्यसभा की तत्कालीन सदस्य संख्या की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व इसकी क्या देनी पड़ेगी? सूचना। 14 दिन पूर्व सूचना देकर हटाने की प्रक्रिया यही है कि अगर वो सदस्य नहीं है तो अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 90 में ये बात है कि किस प्रकार से पद से हटाया जाएगा। अगर वो सदस्य नहीं है तो अपने आप उसका पद रिक्त हो जाएगा। त्यागपत्र किसको देगा? सभापति को संबोधित करते हुए देगा। ये बात भी अनुच्छेद 90 में ही है। और अनुच्छेद 90 में ये बात भी कही गई है कि अगर उसको पद से हटाना हो तो राज्यसभा की तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित कर दिया जाए। इसके लिए उसे 14 दिन पूर्व क्या देनी होगी? सूचना देना अनिवार्य है। और इस प्रकार उसको पद से हटाया जा सकता है। किसको? उपसभापति को। अनुच्छेद 90 में ये बात बताई गई है। इसका जो निर्वाचन होता है उपसभापति का वो राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों में से होता है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष होगा। अब देखिए
ये जो शपथ है, शपथ कोई भी आपको पता है कि इनकी कोई अलग से शपथ नहीं होती है, सदस्यों के रूप में पहले ये शपथ ले चुके होते हैं। तो शपथ यहाँ पर उपसभापति की कोई अलग से शपथ नहीं होगी, न सभापति की न उपसभापति की अलग से शपथ होती है। अब देखिए आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जो हमारे भारत के प्रथम राज्यसभा उपसभापति, प्रथम राज्यसभा उपसभापति कौन थे? तो SV कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान जो सभापति हैं SV कृष्णमूर्ति राव 1962 से 67 तक भारत में लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रहे थे भाई। वर्तमान उपसभापति, थोड़े दिनों पहले इनका निर्वाचन हुआ है भाई। वर्तमान उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण इनके पिता का नाम है, हरिवंश सिंह, यह आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। और पहले जो राज्यसभा के उपसभापति थे वो कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव। उसके बाद में आगे चले हम और मान लीजिए सभापति का पद रिक्त है। पद क्या है? रिक्त है। सभापति का पद क्या हो? रिक्त हो। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 91 में कहा गया है कि अगर सभापति का पद रिक्त हो तो सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपसभापति करेगा। कौन करेगा? उपसभापति करेगा। अगर सभापति का पद रिक्त है तो सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन उपसभापति के द्वारा किया जाएगा। और 91(2) में क्या बात कही गई है? अगर सभापति उपसभापति दोनों पद रिक्त हैं, दोनों पद क्या हैं? रिक्त हैं, हो तो सभापति उपसभापति दोनों पद रिक्त हों तो पैनल में से किसी व्यक्ति, एक पैनल बनाया जाता है 10 लोगों का, में से किसी व्यक्ति द्वारा कर्तव्यों का क्या किया जाएगा? निर्वहन। कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। सभापति उपसभापति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है और पैनल में से किसी व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी हो। अगर सभापति का पद खाली हो तो उपसभापति कार्य करेगा, अनुच्छेद 91(1) में बात है। अगर दोनों ही पद रिक्त हों तो पैनल में से किसी एक व्यक्ति का नाम सुझाया जाता है और वो फिर सभापति के रूप में उस पद पर कार्य करेगा। और जब तक वो कार्य करेगा समस्त वेतन भत्तों का क्या रहेगा भाई? दारोमदार, उसके करने का मतलब प्राप्त करने का अधिकारी होगा वो। अब देखिए, जब सभापति, मोस्ट बात है, जब सभापति और उपसभापति, जब सभापति और उपसभापति दोनों मान लीजिए या एक मान लीजिए कोई भी, जब सभापति या उपसभापति, और की बजाय यहाँ पर या लिखें आप, या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव, हटाने का जो प्रावधान है या प्रस्ताव है विचाराधीन हो तो सभापति या फिर उपसभापति ये पीठासीन नहीं हो सकते, यानी ये अपने पद पर कार्य नहीं कर सकते। पीठासीन नहीं होना, ये बात कही गई है अनुच्छेद 92 में। जब सभापति या उपसभापति को हटाने को लेकर कोई प्रस्ताव लाया गया है, संकल्प कोई विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति
पीठासीन नहीं हो सकता, ये बात कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 92 में। और कहने का मतलब इस पद पर वो कार्य नहीं कर रहा होता है जब ऐसा प्रस्ताव क्या हो, विचाराधीन हो। उसके बाद में आगे अनुच्छेद 97 में, भाई अनुच्छेद 97 में क्या कहा गया है, सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा उपाध्यक्ष, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण, वेतन भत्तों का निर्धारण, वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। ये जो वेतन भत्ते हैं इनका निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। अनुच्छेद 97 में सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है और इनके वेतन भत्तों का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है। सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को वर्तमान में जो वेतन मिलता है वो मिलता है भी कितना, तो ये ध्यान रखेंगे आप, 4 लाख। कितना मिलता है, 4 लाख, क्योंकि सभापति को वेतन कितना मिलता है, 4 लाख। तो इसके बराबर वेतन मिलता है किसको, सभापति को और लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में गणपूर्ति देख लें, राज्यसभा में गणपूर्ति। तो गणपूर्ति का उल्लेख अनुच्छेद 100 में है, अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी हो, 1/10। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 245, और 1/10 की बात करेंगे तो लगभग 24.5 यानी 25 सदस्य होंगे। तो लोकसभा की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, बैठकों का संचालन शुरू किया जा सकता है। तो गणपूर्ति कितनी आवश्यक है, 1/10, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एक ही बात है। उसके बाद में आप देखेंगे भाई राज्यसभा के जो विशेष भूमिका, राज्यसभा की विशेष भूमिका, किन किन कार्यों में राज्यसभा की विशेष भूमिका होती है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की विशेष भूमिका, किन किन कार्यों में आपको राज्यसभा की एक भूमिका अलग रूप में दिखाई देती है। तो आप देखेंगे राज्यसभा, अगर मान लीजिए पहली बात, अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो, उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो, उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो इसके लिए सबसे सर्वप्रथम जो प्रस्ताव है, सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, राज्यसभा में, राज्यसभा में लाया जाता है। और राज्यसभा की तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से अगर संकल्प पारित हो जाता है तो उसके पश्चात पारित संकल्प, इसके बाद में लोकसभा की स्वीकृति की आवश्यकता है, लोकसभा के केवल अनुमोदन की क्या होती है, आवश्यकता। तो बड़ी भूमिका है किसकी, राज्यसभा की, कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है और राज्यसभा अपनी तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है, संकल्प पारित कर देती है, तो लोकसभा के केवल अनुमोदन की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले उसे 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। तो पहली बात, विशेष बात हो गई यहाँ राज्यसभा के संदर्भ में। दूसरी बात, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अगर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर देश में क्या लग रहा हो, राष्ट्रीय आपातकाल, क्या लग रहा हो, राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो और लोकसभा भंग हो, इसमें क्या हो गई, अगर लोकसभा भंग हो, लोकसभा का विघटन हो जाए, तो राष्ट्रीय आपातकाल को 1 माह में राज्यसभा के विशेष बहुमत से क्या मिलनी चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए। 1 माह में राज्यसभा द्वारा उसको क्या मिलनी चाहिए भाई, स्वीकृति मिलनी चाहिए विशेष बहुमत से, अन्यथा राष्ट्रीय आपातकाल परिवर्तन में नहीं रह सकता। यही बात अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के संदर्भ में भी है। वहाँ 1 माह की बजाय 2 माह आ जाएगा और वहाँ विशेष बहुमत की स्थान पर साधारण बहुमत आ जाएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल में भी सबसे जो प्रमुख भूमिका होती है वो राज्यसभा की होती है। क्यों, जब लोकसभा सदन में नहीं होती है, लोकसभा भंग हो जाती है या लोकसभा का विघटन हो जाता है। ये अलग बात है कि जब लोकसभा
का पुनर्गठन हो जाता है तो उसके पश्चात जब आती है तो 1 माह के भीतर फिर लोकसभा को भी क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर अपनी स्वीकृति देनी होती है। लेकिन अगर विघटन हो जाता है और केवल राज्यसभा ही है तो राज्यसभा उसको क्या देगी, स्वीकृति देगी। उसके बाद में 2 विशेष काम है भाई, वो केवल राज्यसभा साधारण बहुमत को, साधारण विधेयक को, बहुमत का नाम है साधारण विधेयक को 6 माह तक, कितने माह तक रोक सकती है राज्यसभा? साधारण विधेयक को 6 माह तक, धन विधेयक को 14 दिन तक, रोक सकती है। और संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं, संविधान संशोधन विधेयकों पर राज्यसभा की जो शक्ति है वो लोकसभा के बराबर है, लोकसभा के बराबर। संविधान संशोधन विधेयकों पर राज्यसभा की जो शक्ति है वो लोकसभा के बराबर होती है। साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है, धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है और संविधान संशोधन विधेयकों के ऊपर जो इसकी शक्ति है वो लोकसभा के बराबर होती है। और उसके बाद में अनुच्छेद क्या नाम है 300, पहले 249 देख लें, अनुच्छेद 249 विशेष कार्य हैं, ये 2 आएंगे, चौथा और 5वां ये भी केवल राज्यसभा को ही प्राप्त हैं ये विशेष शक्तियां। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाना हो, राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना हो, तो ये भी काम कौन करता है भाई, राज्यसभा ही करती है, केवल राज्यसभा ही करेगी। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय अगर घोषित करना हो तो ये काम राज्यसभा के द्वारा ही किया जाएगा। राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव क्या करेगी, पारित करेगी और वह विषय राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 249 में बात कही गई है और ये जो शक्ति है केवल किसको प्राप्त है, राज्यसभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को नहीं है। एक और काम 5वां, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। और इसमें क्या बताया गया है कि वही बात, राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, सेवाओं का क्या कर सकती है, सृजन करना या गठन करना। ये भी केवल कौन करेगी, राज्यसभा ही करेगा भाई, जो सदन है राज्यसभा, तो इसके द्वारा ये कार्य किया जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 1966 में राज्यसभा के द्वारा ऐसा किया गया है। IFS जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, भारतीय जो वन सेवा है, उसका गठन राज्यसभा के द्वारा 1966 में किया गया था। तो ये दोनों कार्य जरूर ध्यान रखेंगे, ये केवल राज्यसभा के हैं। राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है, बना सकती है। अनुच्छेद 249 ये बात कहता है, ये शक्ति केवल राज्यसभा को प्राप्त है और राज्यसभा अपने उपस्थित और मत करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ये शक्ति भी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसको दी गई है, राज्यसभा को। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 1966 में IFS जो सेवा है उसकी स्थापना की, उसका गठन किया राज्यसभा में। तो दोस्तों, राज्यसभा से
जुड़ी हुई राज्यसभा के संदर्भ में जो भी बातें थी वो हमने देखने का प्रयत्न किया है। अभी की क्लास के लिए हमारा समय पूरा होता है। धन्यवाद।